हम टॉपिक देख रहे हैं मनी सप्लाई एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में आप ये देखो, ये सारे कंपोनेंट्स हैं। मनी मार्केट में कॉल मनी, ट्रेजर बिल, ये सब चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है। अब देखो, गवर्नमेंट इश्यूज वो ट्रेजरी बिल्स एंड बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब होता है डेटेड सिक्योरिटीज, लाइक, ठीक है। और गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो होती, जो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट इश्यूज ओनली बॉन्ड, यानी कि स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। ट्रेजरी बिल्स स्टेट गवर्नमेंट जारी नहीं करती है, याद रखना। अब ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड का मतलब ये होता है कि आपने कुछ भी रुपए जारी किया है तो आपको निरंतर इसका इंटरेस्ट मिलता रहेगा। ठीक है ना। और जब इसकी मैच्योरिटी हो जाएगी तो जितने का आपने इसका बॉन्ड किया तो उतना पैसा आपको वापस मिल जाएगा। एक चीज दिमाग में रखने की, एक चीज की बॉन्ड, इसकी जो जितनी भी फेस वैल्यू होती है उससे ये ज्यादा में भी खरीदा जा सकता है और उसमें कम में भी। इसी को कहते हैं बॉन्ड यील्ड। आगे टॉपिक में हम इसे समझ लेंगे। मनी मार्केट के दो जगह से आता है, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर हो सकता है, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब होता है बैंकिंग सेक्टर या फिर जो सब मार्केट्स होता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है गांव में जो आड़तिया होते हैं, साहूकार होते हैं, इन सब की कहानी है मनी मार्केट। ठीक है ना। इसके अलावा जो मनी मार्केट है वहां पे बोरोविंग सिर्फ एक साल का, एक दिन से लेके एक साल का लेन देन है। लॉन्ग टर्म का जो लेन देन होता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल मार्केट। अंतर याद रखिए, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट क्या है। तो मनी मार्केट में एक दिन से एक साल के बीच में, तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दो तरीके से क्रेडिट सप्लाई के बेसिस पे मार्केट को क्लासिफाइड किया। वी हैव ऑलमोस्ट डिस्कस्ड दिस। ना मूविंग द फॉरवर्ड, कॉल मनी मार्केट का मतलब क्या है। एक कॉल मनी मार्केट में एक दिन की बात होती है, शॉर्ट मनी में 114 दिन की, और इंटरबैंक मनी मार्केट होते हैं ये दोनों। कॉल मनी मार्केट में दो तरीके की चीजें होती हैं। एक होता है कॉल मनी, होता ये है कि जब एक बैंक के पास पैसा खत्म हो जाए तो ये बैंक कॉल करके दूसरी बैंक को बोल सकती है कि भाई एक दिन के लिए कुछ पैसा उधार दे दो। ये सब चीजें चलती हैं। द बैंक में टेम्पोररी एक्सेस ऑफ फंड, ठीक है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर एक बैंक, इसके पास पैसा कम है, इसके पास अधिक है, तो ही आदान प्रदान होगा। दैट्स इट, एक दिन के लिए होती है वह। सबसे बड़ी बात ये टेम्पोररी सरप्लस को पूर्ति करने के लिए होता है। इसके अलावा ये बहुत ज्यादा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है ना, ये हमेशा लेंडर्स की साइड पे होता है, यानी कि बड़ा बैंक है तो हमेशा देनदारी होगी इसकी, देती है लेती नहीं है। इसके अलावा द कॉल मनी मार्केट ऑपरेट्स थ्रू ब्रोकर्स हु ऑलवेज कीप इन टच विद द बैंक एंड एस्टेब्लिश द लिंक। इसके अलावा ये क्या है, सबसे बड़ी बात है कि ऑपरेट्स थ्रू ब्रोकर्स के, ब्रोकर्स बताता है कि कौन किस बैंक को हम लोन दिलवा सकते हैं, ये सब चीजें। ठीक है ना। ये हाईली सेंसिटिव एंड कम्पिटिटिव भी होता है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द कॉल मनी मार्केट इज हाईली अनस्टेबल। सीधी सी बात है, एक दिन की बात है तो तुम्हारी, कहने का मतलब है, जरूरत तुम्हें है तो बहुत हाईली रेट्स पे मिलता है। इसके अलावा द कॉल मनी मार्केट प्लेस अ वाइटल रोल इन रिमूविंग द डे टू डे फ्लक्चुएशंस। ये तो चीज क्लियर सी बात है। आते ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल अभी हमने क्या डिस्कस किया। सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स जारी कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल जारी नहीं कर सकता है। ट्रेजरी बिल की जो मेच्योरिटी पीरियड होती है 91, 182, 364 डेज होती है। कहने का मतलब ये होता है कि ये भी जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स होता है गवर्नमेंट की वही है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। एमसीक्यूज में आपको इसी टर्म से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दो तरीके का होता है, एक एडॉक होता है, एक रेगुलर। रेगुलर, सबसे पहले आप रेगुलर समझ लो। रेगुलर का मतलब है जो किसी भी बैंक के लिए जारी हो जाए, नॉर्मल कंज्यूमर्स के लिए। तो एडॉक का मतलब क्या होता है, एडॉक जो जारी होता है इशूड टू द स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए, सेमी गवर्नमेंट्स डिपार्टमेंट्स के लिए, या फिर फॉरेन सेंट्रल बैंक के लिए भी। ठीक है, इसी वजह से कह रहा हूं कि रेगुलर का याद रख लो। रेगुलर मतलब बैंक के लिए और हम लोगों के लिए नॉर्मल जो कस्ट, और बाकी इसके अलावा जो जो बचेगा वो सब किस में आ जाएगा, एडॉक में। एडॉक मतलब अस्थायी तौर पे, रेगुलर का मतलब ये है। ठीक है। ट्रेजरी बिल मनी मार्केट इंडिया में अंडर डेवलप्ड है, यूएसए यूके में बहुत ज्यादा डेवलप है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो मेन प्लेयर है इंडिया में वो सिर्फ आरबीआई है। इसके अलावा और कोई हाथ डालना नहीं चाहता है, प्राइवेट प्लेयर्स बहुत ही कम है। अदर इंस्टीट्यूशंस भी उस तरीके का डेवलप नहीं हो पाया, जबकि यूके में और यूएसए में ये हाईली डेवलप है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स वी हैव टू रिमेंबर। सी से कमर्शियल बिल मार्केट होता है। ये कमर्शियल बिल मार्केट 3 मंथ की मेच्योरिटी के लिए कमर्शियल बिल जारी किया जाता है। अब जो कमर्शियल बिल जारी किया जाता है, देखो सी ऐसे बनता है और 3 ऐसे बनता है। ठीक है। दिस बिल्स आर जनरली ऑफ 3 मंथ्स मेच्योरिटी है, हमें पता है। इट बिकम्स अ मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट एंड सेंड टू द सेलर। इसका जरा पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे हमने इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम जरा ये देखते हैं कि राम है कि ये श्याम है। राम ने कोई चीज श्याम को बेची, श्याम ने यानी कि खरीदार है, ये है बायर। ठीक है, श्याम है बायर और ये है सेलर। अब श्याम ने पैसा खरीद लिया, लेकिन श्याम को इसको कितने रुपए देने हैं, मान लेते हैं 100 रुपए देने हैं। श्याम के पास 100 रुपए नहीं है। तो अब ये जो सेलर है, सेलर एक कमर्शियल बिल बना के
कमर्शियल बिल बना के इसके पास भेजेगा और ये बोलेगा कि भाई आपके 100 रुपये हमें देने हैं। तो श्याम क्या करेगा, या तो खुद अप्रूव लिख देगा या फिर ये अपनी बैंक जिसमें इसका पैसा होगा वहां पे भेज देगा, तो वो बैंक लिख देगी अप्रूव। तो अब ये जो है ना, ये व्यक्ति है राम, राम कभी भी चाहे तो उससे, अब उस बैंक से ये निकाल सकती है क्या, ये पैसा ले सकती है किसी भी बैंक में जाके दिखा के। अब ये लेकिन राम का हो सकता है कि अकाउंट इसका एसबीआई में है अकाउंट, और राम का अकाउंट मान लेते हैं आईसीआईसीआई बैंक में, तो राम क्या करेगा, आईसीआईसीआई बैंक को देगा। तो आईसीआईसीआई बैंक क्या करेगी, ये एसबीआई के कोच से जाके अपना पैसा ले लेगी। लेकिन अगर एसबीआई के पास भी पैसा नहीं है तो फिर ये भी सुविधा है कि आईसीआई जाके आरबीआई से भी अपना पैसा ले सकती है। तो ये पूरा फिनोमेना हमने इस चीज को समझ लिया है। मूविंग फॉरवर्ड, तो ये बिल की बात हो गई है, 3 महीने के सिक्योरिटी पीरियड। कोलेटरल लोन मार्केट की आप जरा बात कर रहे हैं कि भाई कुछ अपना कोलेटरल तो कहीं से भी मिल जाएगा, अपना कुछ ना कुछ गिरवी रखो पैसा उठाओ। अब आता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड कमर्शियल पेपर, जो सीडी से 1989 में, जो कमर्शियल पेपर है 1990 में स्टार्ट हुआ। इनकी दिन तारीख याद रखना जरूरी है, बनने टाइप एग्जाम्स में चीजें बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है। अब ये तो कमर्शियल पेपर मार्केट से यही सबसे बड़ी चीज है, इसके अंदर आपको देखो कमर्शियल पेपर मार्केट के अंदर आपको ये 4 चीजें मिलती हैं। प्रोमिसरी नोट मिलता है, ड्राफ्ट मिलता है, चेक मिलता है, सीडी भी मिलता है, ठीक है। और ये सब के सब जो कहते हैं वो अनप्रोविजनरी, प्रोमिसरी नोट भी होता है, ये सब वॉलेटाइल होता है, मतलब अनसिक्योर्ड मनी है, सीधी सी बात ही है, ठीक है ना। तो प्रोविजनरी नोट तब, और ये चेक के फॉर्म में सीडी एक्सेप्टेंस बाय बैंक ऑफ एक्विजिशन ऑफ स्पेसिफिक सम फ्रॉम डिपॉजिटर फॉर स्पेसिफिक टाइम के लिए। तो ये एक दो चीजें याद रखनी है क्या। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया 1989। सीडी नेगोशिएबल मनी है, सीधी सी बात है, जितनी भी ये सब मार्केट चल रहा है ये सब नेगोशिएबल, ठीक है ना। इट इज अनसिक्योर्ड मनी भी होती है, ये सब चीजें याद रखो। कमर्शियल पेपर मार्केट 1990, सीडी 1989, और ये कैसा अनसिक्योर्ड मनी मार्केट है। इसके अलावा ये सब कैसा नेगोशिएबल, नेगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफरेबल, एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति के नाम पे ट्रांसफर किया जा सकता है, फिर वो वहां से अपना पैसा क्या कर सकता है बजा सकता है। रिफॉर्म्स, चक्रवर्ती कमेटी, नरसिम्हा कमेटी की जो रिफॉर्म्स है वो किसको, मनी मार्केट्स को लेकर है, क्या है, चक्रवर्ती कमेटी, नरसिम्हन कमेटी मनी मार्केट्स को लेकर, बस इतना याद रखना। इसके अलावा 364 डेज ट्रेजरी बिल पर ऑल्सो इंट्रोड्यूस इन 1992 में स्टार्ट किया गया था, ये चीज आपको याद रखना है। इससे पहले 182 डेज वाले मनी मार्केट था, क्योंकि ये जो नरसिम्हन कमेटीज वगैरह ये सब है, ये सब 1991 में ही बनी, इन्होंने रिकमेंडेशन अपना दिया है 1992 में, तो इनकी रिकमेंडेशन के बेसिस पे ही 364 डेज ट्रेजरी बिल स्टार्ट कर दिए गए। कैपिटल मार्केट की बात कर रहे हैं, तो कैपिटल मार्केट हमेशा हमें क्या देगा, कैपिटल मार्केट का मतलब है पूंजी, पूंजी का मतलब है लॉन्ग टर्म के लिए। कैपिटल मार्केट में प्राइमरी मार्केट होता है, सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में आईपीओ जारी करे जाते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग पर से लोग इनका आईपीओ खरीद लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद सेकेंडरी मार्केट चलता है, जो स्टॉक मार्केट्स होता है। स्टॉक मार्केट्स में क्या होता है, एक प्लेटफॉर्म से कोई एक व्यक्ति बेच रहा है, खरीद रहा है, तो ये सेकेंडरी हो गया ना इस तरीके से, ठीक है, ऐसे स्टॉक ऐसे सेकेंडरी। इसके अलावा कैपिटल मार्केट्स में हम ये चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। द मेन पिलर्स ऑफ इंडियन कैपिटल मार्केट्स में कौन कौन से हैं, ये डेवलपमेंट, ये बैंक है, इंडिजिनस कमर्शियल इंश्योरेंस कंपनीज है, डीएफआई से, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एनबीएफसी से, ऑनलाइन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एनबीएफआई भी है। इसके साथ में अभी हम जो प्रोमिसरी नोट वगैरह देख रहे थे वो थोड़ा जरा देखते हैं। प्रोमिसरी नोट का मतलब है, जैसे नोट पे क्या पढ़ते हैं, मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन करता हूँ, ठीक है, इस प्रकार की चीजें प्रोमिसरी नोट है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कब आया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 81 में आया था, ठीक है, ये चीज याद रखना है। काइंड ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं, नेगोशिएबल का मतलब है सीधी सी बात है ट्रांसफरेबल, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफरेबल हो सकता है, ठीक है। प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, ये सब अभी हम देख के आए, ये सारी चीजें सब नेगोशिएबल मार्केट ही चलेंगे। काइंड ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स भी हमने देख लिया, ठीक है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज ये सब है, ज्यादा कुछ हमें खास इसमें पढ़ना नहीं है। ये बिलर चेक, ऑर्डर चेक, क्रॉस चेक, ये तो आप अकाउंट पढ़ रहे हैं तो पढ़ो, वरना बहुत ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। हालांकि ऑर्डर चेक और बिलर चेक में नंबर बता दे रहे हैं, डिफरेंस क्या है। देखो ऑर्डर चेक में क्या होता है कि इसके नाम को लिखा है तो इसी के नाम को मिलेगा, यहाँ पर जो दिख रहा है ये वाला और बियरर, ये काट दिया गया है ना, जबकि यहाँ पे और बियरर देखा गया है, ठीक है। कहने का मतलब या तो इसके नाम पे, या पर जो भी व्यक्ति ये इसको होल्ड करके रख रहा है इसके पास भी है उसको, ठीक है। तो ऑर्डर का मतलब है इसी के नाम पे ऑर्डर, दैट्स इट। आगे बिल्ड एज सिक्योरिटीज मार्केट होता है, प्रिंसिपल सिक्योरिटीज की बात करते हैं, चलो छोड़ो, कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज ये भी आप छोड़ दो, कोई ज्यादा कुछ खास नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज की अगर हम बात करें, एनएसई जो है ना स्टॉक एक्सचेंज, वो इंडिया में स्टार्ट हुआ 1992, लेकिन इसने एंड बस रिकग्नाइज एज स्टॉक एक्सचेंज, इसको इनकॉर्पोरेट किया 1992 में, लेकिन रिकग्नाइज किया गया 1993 में, ठीक है। इसमें 50 शेयर इंडेक्स होते हैं। इसके अलावा बात करते हैं मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की बात,
तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 1875 सबसे ओल्डेस्ट इंडिया के अंदर। और ये स्टार्ट इसमें 30 इंडेक्स होते हैं। इसका डॉलेक्स जो वर्जन है वो इसका इसी का एक डॉलर वर्जन है डॉलेक्स बीएसई का। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का डॉलर वर्जन को डॉलेक्स बोलते हैं। और बीएसई 500 जो स्टार्ट हुआ है वो 1999 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ओवर द काउंटर एक्सचेंज ओटीसी आई है 1989 में, बट बिगिन टू ट्रेड ओनली 1992 में। ओवर द काउंटर एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? जब ओवर द काउंटर का मतलब होता है तब लोकल लेवल पे ही जो स्टॉकर्स होते हैं वो बिड ना लगा के आपस में ही एक तरीके से अपनी नेगोशिएशंस करने लगते हैं, तो ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया उसको हम बोलते हैं। तो याद रखना ये ओटीसीईआई सेटअप तो हुआ 89 लेकिन स्टार्ट ट्रेड करी 92 में। आईसीएसई इंटरकनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, तो ये स्टार्ट होता है आपका कब से? 1998 से। अब याद रखो ओटीसीईआई तो 89 में है लेकिन इंटरकनेक्ट हो रहा है कब? 98 में। कनेक्ट 98 में और ओवर द काउंटर 89 में, ठीक है। और जो आईसीएसई है वो क्या है? इसमें ये 15 रीजन स्टॉक एक्सचेंजेस रखता है। एनएसई कितने स्टॉक एक्सचेंजेस रखता है? 50। नेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस में कितने? 50 इंडेक्सेस है, ठीक है। और बीएसई के पास कितना? 30 है। और जो इंटरकनेक्टेड है जो कि 1998 में हुआ था इसके पास है 15, ठीक है। इंडो नेस्ट ये 2005 में बीएसई और एफआईएसई फेडरल ऑफ इंडियन स्टॉक एक्सचेंज का एक तरीके से ज्वाइंट है। और ये बीएसई इंडो नेस्ट 18 रीजनल एक्सचेंजेस इसी का है, ठीक है ना। अब ये पूछ ले आपको कि इंडो नेस्ट कितना रिप्रेजेंट करता है, तो बोलोगे 18 रीजनल एक्सचेंजेस को अब ये रिप्रेजेंट करता है। कौन? इंडो नेस्ट। ये देख लो स्टॉक एक्सचेंजेस इंडिया के जो अप्रूव्ड है ये सब है। सेबी, सेबी अभी बहुत ज्यादा चर्चा में है अभी। इनकी हेड के ऊपर अब एक एलिगेशन से लगाए गए कि ये इंटरनल ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थी। देख लेते हैं, सेबी का गठन 1988 में हुआ लेकिन बॉडी स्ट्रक्चर इसको दर्जा दिया गया 1992 में। रीजनल ऑफिस जनरली इसका, सेबी का ऑफिस तो मुंबई में है लेकिन रीजनल ऑफिस इसका कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई में। एक बार इनकी तारीख फिर से देखते हैं। सेबी 88, ठीक है ना, स्टार्ट हुआ 1992 में। स्ट्रक्चरी स्ट्रक्चरी स्टेटस 1992, 4 साल के बाद। हेडक्वार्टर से है मुंबई में, रीजनल ऑफिस है कोलकाता, दिल्ली एंड चेन्नई में। रेगुलेट क्या करता है? मर्चेंट बैंक एंड म्यूचुअल फंड्स को भी ये रेगुलेट करते हैं। इसके अलावा आता है डीएफआई, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। कौन कौन से हैं? आईएफसीआई 1948 में स्टार्ट हुआ लेकिन ये कंपनी कब बना? 1993 में। तो यही दो चीजें, दोनों चीजें पूछी जा सकती हैं आपको वनडे एग्जाम्स के लिए कि आईएफसीआई इप्सी इप्सी 1948 और 1993 में कंपनी बनी है। आईसीआईसीआई उसी तरीके से 1955 में बना था और ये 2002 में मर्जर होके कैसा क्या रह गया? ये बैंक रह गया। उसी तरीके से देखो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया आईडीबीआई, इडबी 1964 में तो बना था लेकिन 2003 में इसको क्या कर दिया गया? इट वाज कन्वर्टेड इनटू कंपनी बाय 2003 एक्ट एंड बिकेम अ यूनिवर्सल बैंक हो गया। तो अब ये बताओ इंडस्ट्रियल में आईसीआईसीआई बना 1955 में, ये बैंक किस तारीख में बन गया पूरी तरीके से मर्जर? 2002 में। इडबी कब बना? 1964 में। पूरी तरीके से बैंक कब हो गया? 2003 में। तो अभी आईसीआईसीआई बैंक और इडबी का क्या है? ये दोनों बैंक्स हैं, ठीक है। मनी सप्लाई में जरा देखते हैं क्या क्या कहानी हमें देखने को मिलती है। M1 M2 M3 M4, M1 जितना भी है ऑन डिमांड डिपॉजिट्स की बात होती है, ठीक है। अदर डिमांड डिपॉजिट्स विद आरबीआई के साथ में सीधी सी बात है जितने भी डिमांड डिपॉजिट्स हैं वो M1 में रहेंगे। M2 में क्या रहेंगे? सेविंग बैंक डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस के साथ में जो भी आपके सेविंग बैंक डिपॉजिट्स रहेंगे वो रहेंगे। M3 में, M3 में क्या रहेगा? M1 प्लस टर्म डिपॉजिट्स विद द बैंक। देखो यहाँ पर डिमांड डिपॉजिट, सेविंग्स बैंक डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, दो में है पोस्ट ऑफिस। और तीसरे में क्या होता है? टर्म डिपॉजिट विद द बैंक। और M4 M3 इसमें, अब देखो M3 प्लस ऑल डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस। तो याद रखना देखो पोस्ट ऑफिस 2 और 4 में है, एक छोड़ एक। इसमें सिर्फ सेविंग बैंक है, इसमें सिर्फ ऑल डिपॉजिट्स है। एक चीज याद रखनी क्या है कि M2 M3 में M1 को यूज किया गया है जबकि M4 में हमने M3 को यूज कर लिया, राइट। तो ये इन दोनों को हम बोलते हैं ब्रॉड मनी, इनको बोलते हैं हम नैरो मनी। अब थोड़ा इसको यहाँ पे जरा देख लेते हैं। ये मोस्ट लिक्विड होते हैं M1 और M2, लेस लिक्विड या ब्रॉड मनी होता है M3 M4। M4 में ऑल डिपॉजिट ऑफ ऑफिस आ जाते हैं एक्सेप्ट नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये याद रखना कि एक्सेप्ट नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इसमें नहीं आते हैं। दैट्स इट, इतना आप याद कर लोगे तो काम हो जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा इन्फ्लेशन तो महंगाई बढ़ती है। ये देखो जरा ये देखते हैं, ये डेब्ट सिक्योरिटीज वाला डिवेंचर छोड़ दो। इन्फ्लेशन थोड़ा सा, ये जरा बॉन्ड्स के बारे में जरा हम समझ लेते हैं। बॉन्ड्स क्या होता है?
दे कैन बी परचेज फार मोर देन इट्स फेस वैल्यू। अगर फेस वैल्यू मान लेते हैं बॉन्ड से 50 रुपए डाला है तो ये 60 रुपए का भी खरीदा जा सकता है और 40 का भी, यानी कि अपनी फेस वैल्यू से ज्यादा भी और कम भी। सेफ एंड रिलायबल इंस्ट्रूमेंट्स होता है, देयर प्राइसेस डू नॉट चेंजेस लाइक स्टॉक चेंजेस। इन्वेस्टर्स अर्न इंटरेस्ट थ्रू आउट द लाइफ। अब देखो बॉन्ड में क्या होता है, बॉन्ड में इंटरेस्ट आपको हर साल मिलता जाता है, 10 रुपए 10 रुपए। बॉन्ड था 50 का, आपको हर साल इंटरेस्ट मिल रहा है 10 10 10। और जब इसकी मेचोरिटी 50 साल में हो जाती है तो आपको 50वें साल भी पूरा 50 रुपए अंत में वापस मिल जाएगा। ठीक है, इसी वजह से कहा गया कि इन्वेस्टर्स अर्न इंटरेस्ट थ्रू आउट द लाइफ एंड रिसीव्स फेस वैल्यू ऑन मेच्योरिटी। ये स्टेटमेंट ही ऐसे पूछा जा सकता है। गिल्ट एज जंग होती है परफॉर्मेंस के बेसिस पे। चलो इन्फ्लेशन, अब थोड़ा बॉन्ड की जरा और बात कर रहे हैं तो कर ही लेते हैं। एक बॉन्ड आता है, बॉन्ड प्राइस बॉन्ड यील्ड। सीधी सी बात ये है कि जो भी है इकोनॉमी में वो सब इंटरेस्ट रेट पर तय होता है। इंटरेस्ट रेट का मतलब है बैंक, सेंट्रल बैंक से। अब देखो बॉन्ड प्राइसेस और बॉन्ड यील्ड के बीच में हमारे पास रिवर्स डिफरेंस देखने को मिलता है, इनवर्स रिलेशन। अगर बॉन्ड प्राइस बढ़ेगी तो बॉन्ड यील्ड कम होगा, बॉन्ड प्राइस कम होगा तो बॉन्ड यील्ड क्या हो रही है, बढ़ रही है। रिवर्स रिलेशन हमें पता है, लेकिन बात क्या है कि हम जरा देखते हैं क्यों है। देखो अब ये ऐसा क्यों होता है, तो याद रखो कि जो बॉन्ड यील्ड होता है और जो बॉन्ड रेट होता है इनका सेम डिफरेंस रहेगा। ठीक है ना। देखो सीधी सी बात है कि अगर ये भी पूछ सकते हैं कि अगर इंटरेस्ट रेट कम हुआ, देखो अगर इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो लोग अपने बैंक में पैसे जमा नहीं करेंगे। तो लोग बैंक में पैसा नहीं जमा नहीं करेंगे तो लोगों को क्या लगेगा कि कोई और दूसरा साधन है क्या जहां में हमें अच्छा रिटर्न मिल जाए, तो लोगों को देखिएगा बॉन्ड प्राइस। तो अब सब लोग क्या करेंगे, बॉन्ड को खरीदने लगेंगे, तो उसी बॉन्ड की कीमत बढ़ जाएगी। तो जो बॉन्ड अब 50 रुपए में हो रहा था, ठीक है ना, जो बॉन्ड 50 रुपए में था इसकी कीमत कैसी हो रही, बढ़ रही है। वो 60 में भी खरीदा जा रहा है, 70 में भी। तो ये बताओ बॉन्ड का यील्डिंग कैसी हो गई, कम हो गई, यानी कि लॉस लोगों को कम हो रहा है। ठीक है, बॉन्ड प्राइसेस बढ़ने की वजह से। अगर इंटरेस्ट रेट कम बढ़ गया तो सीधी सी बात है लोग बॉन्ड प्राइस अब जो बॉन्ड रखे थे ना वो सब बेचने लग जाएंगे। जब बेचने लगेंगे तो उसकी कीमतें क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि लोग अब किसमें इंटरेस्ट अपने बैंक्स में लेके आएंगे अपना पैसा। तो जब इसकी कीमतें कम हो गई तो सीधी सी बात है बॉन्ड यील्ड बढ़ गई। बॉन्ड यील्ड का मतलब होता है बॉन्ड प्राइस कितने का था और ये एक्चुअल बेचा कितना है। अगर ये 50 का था ये बेचा गया 40 का तो बॉन्ड यील्ड कितना हो गया, 10 हो गया। ये 50 का था ये बेचा गया 30 में तो ये बॉन्ड यील्ड कितना हो गया, 20। अगर ये बॉन्ड यील्ड 50 का था ये कितना हो गया, 60 हो गया। तो अब बॉन्ड यील्ड नहीं रहा। ठीक है, तो बॉन्ड यील्ड कैसा हो गया, इसमें कम हो गया, यही केस है। तो मेन हमारा रिलेशन इंटरेस्ट रेट के कम होने से। कॉन्सेप्ट को फिर से रिपीट करते हैं। इंटरेस्ट रेट अगर कम होगा तो लोग दूसरा ऑप्शंस देखेंगे कि हमें कहीं और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो उसके लिए बॉन्ड प्राइस, बॉन्ड खरीदेंगे, बॉन्ड खरीदेंगे तो प्राइसेस बढ़ेगा, जब प्राइसेस बढ़ेगा तो बॉन्ड यील्ड कम होगा। इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ा तो सीधी सी बात है लोग अपना बॉन्ड से पैसा निकाल के ज्यादा इंटरेस्ट कमाने के चक्कर में जाएंगे। तो बॉन्ड का जब पैसा सब लोग निकालेंगे तो प्राइस कम होगा, प्राइस कम होगा तो बॉन्ड यील्ड बढ़ेगा। इसी को बोलते हैं जंक बॉन्ड। क्लियर हो गई चीज़, और यही चीज़ मैंने यहाँ पर आपको डिस्कस करी है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा महंगाई 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 डायन मारी जात है। इससे पहले थोड़ा ये देख लो पार्टिसिपेटरी नोट्स क्या होता है। डायरेक्ट अगर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है किसी देश में किसी विदेशी प्लेयर को, वो इंडिया में कोई मैनेजर हायर करे, उसको पैसा दे, वो यहाँ पे लगाए, वो पैसा कमा के वहां दे और ये अपना कुछ परसेंटेज निकाल ले, तो इसी को बोलते हैं ऑप्सो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स या फिर पार्टिसिपेटरी नोट्स। क्रिटिसिज्म इसका क्यों होता है, क्योंकि इवेजन ऑफ कैपिटल गेन टैक्स होता है, सही है। टेररिस्ट भी इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू पार्टिसिपेटरी नोट्स, और मनी लॉन्ड्रिंग का केसेस तो क्लियर कट है इसमें। अब हम बात करते हैं इन्फ्लेशन इन इंडिया की, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, ये सब चीजें जरा, ठीक है ना। तो सबसे पहले इन्फ्लेशन क्या होता है जरा ये देख लेते हैं। इन्फ्लेशन यानी कि ये जो है ये बेस प्राइस है। जब भी कोई चीज अपनी बेस प्राइस से बढ़ रही है इन्फ्लेशन है। एक लिमिटेड पॉइंट पे पहुंचेगी हाईएस्ट पॉइंट, उससे जब नीचे आ रही है तो उससे नीचे आ रही है अपनी बेस प्राइस तक के बीच में तो डिसइन्फ्लेशन है। लेकिन अगर ये बेस प्राइस से भी नीचे चली गई तो डिफ्लेशन है। इन्फ्लेशन का मूल मतलब क्या है कि वस्तुओं की कीमतें तो बढ़ती हैं। अगर वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही है तो सीधी सी बात यह है कि जो मनी है जो पैसा है उसकी तो वैल्यू कम हो रही है। और इसी तरीके से डिफ्लेशन में क्या होता है, जो वैल्यू होता है मनी की वो तो बढ़ जाती है। द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉल्स, राइट। इसके अलावा जो बिजनेस साइकिल होती है वो SMID चलती है, स्लो डाउन, मेल्ट डाउन, रिसेशन और डिप्रेशन। स्लो डाउन का मतलब है फाइल एंड GDP, मेल्ट डाउन का मतलब है फाइल एंड स्टॉक प्राइसेस, रिसेशन का मतलब है कि स्लो डाउन हो गया और डिक्लाइन इन जनरल इकोनॉमिक एक्टिविटी लास्टिंग फॉर मोर देन ए फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों तक। लेकिन अगर यही 4 से 5 क्वार्टर्स तक चले, 4 क्वार्टर का मतलब है लगभग 1 साल हो गया, एक सवा साल हो गया, तो फिर उसी को हम क्या बोलते हैं, डिप्रेशन। तो डिप्रेशन के लिए जरूरी है एटलीस्ट 4 क्वार्टर्स। बिजनेस साइकिल की बात कर ली। यहाँ पर अगर हम बात कर लें कि
कितने टाइप के इन्फ्लेशन होते हैं, तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन। अब ये देखो, ये क्रम है, देखो क्रीपिंग रेंगना, वॉक मीन्स चलना, फिर छलांगे लगाना और एकदम हाइपर। ठीक है, तो क्रीपिंग, अब ये पूछ लिया जाता है कि कितने डिजिट में होता है, ये कौन सी इन्फ्लेशन, तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन एक डिजिट में, वॉकिंग इन्फ्लेशन एक से दो, ये दो से तीन, ये तीन से चार में। तो ये जनरली आप याद रख सकते हैं। बात ये है कि अब जो इन्फ्लेशन होती है इसमें हमारा क्या लॉस है, क्या ये सब चीजें हैं, वो इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन जरा हम देख लेते हैं क्या है। क्रेडिटर्स एंड डेप्टर, जिसने पैसा दिया है उसको तो लॉस होगा, लेकिन जो कम, जिसने लिया है उसको फायदा होगा। ठीक है, याद रखना है। लैंडिंग एक्टिविटीज क्या होती है, इन्फ्लेशन बढ़ती है तो लोगों के, अब 2 रुपए की जो चीज है वो 5 में मिल रही है, तो अब लोगों का 3 रुपए एक्स्ट्रा जा रहा है ना, तो लोगों को और पैसा चाहिए, तो लैंडिंग एक्टिविटीज हमेशा क्या होगी, बढ़ेगी, बैंक्स के ऊपर ज्यादा प्रेशर आएगा। एग्रीगेट डिमांड्स भी क्या होती है, ये बढ़ जाती है। ठीक है ना, सीधी सी बात है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो सीधी सी बात है डिमांड तो बढ़ रही है, इस बात का संकेत है अपने आप में। इसके अलावा सेविंग्स, अब सीधी सी बात है, अगर आप हाथ में पैसा रख के रहोगे तो वो पैसे की वैल्यू तो कम हो रही है ना एटलीस्ट, तो वैल्यू कम ना हो इस वजह से आप क्या करते हैं, बैंक में जाके इसको जमा कर देते हैं, कुछ ना कुछ इसको इंटरेस्ट तो मिलेगा। और आपको देखो, अगर आप अपने घर पे 100 रुपए रखे थे कल और आज महंगाई 20-10 दिन में महंगाई बढ़ गई, तो ये 100 का कीमत कितनी होगी, 90 हो गई। ठीक है, लेकिन अगर यही पैसा आपका 100 जमा था तो बैंक कल भी आपको 100 का 100 रुपए ही तो देगी। तो यहाँ पर देखो, हाथ में जब तक आप पैसा रखे हो तो इसमें आपको लॉस हो गया, जबकि आपने अगर बैंक में रख दिया तो सेविंग्स का मतलब है बैंक में सेविंग होनी चाहिए, आपके घर पे सेविंग्स नहीं होगी। एक्सचेंज रेट क्या होगा, जब यहाँ पर महंगाई हो जाएगी तो यहाँ से एक्सपोर्ट क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, और जो इम्पोर्ट होगा वो बढ़ सकता है। ठीक है, इम्पोर्ट क्या होगा, जो एक्सपोर्ट होगा वो तो महंगा हो जाएगा, इम्पोर्ट भी कैसा रहेगा, महंगा ही रहेगा। ये सब चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं, बिजनेस साइकिल हो गए। अब थोड़ा सा ये कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन कैसे होता है, ये स्टैगफ्लेशन, ये कॉस्ट पोस्ट, ये सब चीजें तो पता। स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या है, जहां पर महंगाई भी हो और अनएम्प्लॉयमेंट भी हो तो उसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन की स्थिति। हाइपर इन्फ्लेशन मतलब होता है 100% से ज्यादा, यानी कि 4 डिजिट्स में। गैलोपिंग इन्फ्लेशन यानी कि 2 डिजिट में। वॉकिंग इन्फ्लेशन यानी कि, सॉरी, ये 2 से 3 में। वॉकिंग इन्फ्लेशन 1 से 2 में, और इसको बोलते हैं क्रीपिंग, ये हो सकता है 1 डिजिट में। राइट, कैलकुलेशन इन्फ्लेशन का होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी डिफ्लेटर भी याद रखना। कैलकुलेशन इन्फ्लेशन का एक तरीके से क्या है, ये फ्यूचर है। इसे हम टैकल कैसे करते हैं, ऑफिस देखो, होलसेल ओ आ रहा है इसमें, इकोनॉमिक एडवाइजर आ रहा है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है, या इसी को हम बोल सकते हैं जो मिक्स्ड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है रूरल और अर्बन का, वो भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसी को हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं जब ये मिक्स निकल के आता है रूरल और अर्बन का। वो नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, इसका गठन कब हुआ, 23 मई 2019 में। लेकिन जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी डिफ्लेटर होता है वो एमओएसपीआई, जो जीडीपी जारी करता है वो जीडीपी डिफ्लेटर भी एमओएसपीआई, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हमें पता है ये मंथली बेसिस पे जारी होता है, लेकिन जीडीपी डिफ्लेटर होता है क्वार्टरली होता है, जैसे कि जीडीपी भी क्वार्टरली होता है Q1 Q2 में, उसी तरीके से जो डिफ्लेटर होता है वो भी Q1 और Q2 में ही होता है। आगे देखते हैं जो होलसेल प्राइस इंडेक्स होती है और जो कंज्यूमर प्राइस होती है। अब एक चीज याद रखना, जो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, अब ये बताओ सर्विसेज कभी होलसेल में तो जग लगती नहीं है, तो उसमें सर्विसेज काउंट नहीं करी जाती हैं, जबकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में सर्विसेज को क्या करते हैं, हम काउंट करते हैं। इसके अलावा बेस ईयर हमारे पास, तो आंसर वही है 2011 और 12, और ये दोनों डेटा मंथली बेसिस पे काउंट होते हैं। अब होलसेल प्राइस इंडेक्स में अगर हम बात करें डब्ल्यूपीआई में, तो सबसे ज्यादा जो वेटेज होता है वो किसका होता है, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स का, ये भी पूछा जाता है, तो याद रख लो एमपी का पावर, एम से मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, पी से प्राइमरी आर्टिकल्स, और पावर से फ्यूल एंड पावर। तो फ्यूल एंड पावर का कैसे होता है, सबसे कम होता है। ठीक है, किसमें, होलसेल प्राइस इंडेक्स में। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की अगर हम बात करेंगे तो ये रिटेल प्राइस होता है। अब ये पहले इंडस्ट्रियल वर्कर्स, अर्बन, एग्रीकल्चर वर्कर्स, इन 3 कैटेगरीज में जारी करते थे। All the segments of the population, this however did, ये did not reflect the correct picture of the price behavior of the whole country। अब याद रखो, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, ये जब ये अलग अलग करके करोगे तो ये सबका तो कवर नहीं कर पाता था, दैट्स वाई ये रियल पिक्चर हमें शो नहीं करता था। इसके अलावा जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कौन जारी करता है, हमें पता है, एनएसओ। ठीक है, इसके बाद हम क्या देखते हैं कि प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने कंपाइल करने एक नई सीरीज स्टार्ट करी, सीपीआई अर्बन, सीपीआई रूरल, और सीपीआई रूरल में भी सबसे ज्यादा वेटेज होता था, और सबसे ज्यादा आर्टिकल सीपीआई रूरल में होते थे, ना कि अर्बन में, क्योंकि रूरल में चीजों की ज्यादा चीजों की जरूरत पड़ती है। इसके बाद क्या हुआ, वही बेस ईयर वही हमारा रहा
लेकिन फिर हमने चीज़ों को बदल दिया, ठीक है ना। अब सीपीआई जो सब ग्रुप्स होता है ना, उसका जो वेटेज है वो क्या हमने करना स्टार्ट कर दिया कि सीपीआई एक तो अर्बन का, रूरल का, और सीपीआई अर्बन प्लस रूरल का मिक्स। अब जो सीपीआई जो अर्बन और रूरल का जो जारी करता है वो कौन करता था, एनएसओ, लेकिन अभी इस सेंस में हमारे यहाँ पे जारी नहीं होता, बस ये जानकारी के लिए हमने रख लिया है। इसमें अगर हम सबसे बड़ी बात करेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, तो सबसे ज्यादा जो वेटेज होगा वो होगा फूड एंड बेवरेजेस का, एफएफसी। जैसे आपने केएफसी पढ़ा है तो एफएफसी, एफ से फूड, फिर फ्यूल, फूड सबसे ज्यादा तो खाना ही की जरूरत है, फिर फ्यूल, और सी से क्या होता है हमारे क्लॉथिंग एंड फुटवियर, रोटी, वाहन और कपड़ा। ठीक है, रोटी खाओ, वाहन और कपड़ा, ये चीजें। इसके अलावा जीडीपी अब रियल में करंट में द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिलेटेड टू नेशनल लेवल आर, कौन कौन से होते हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए, एग्रीकल्चरल वर्कर या फिर रूरल लेबर के लिए, और फिर ये दोनों रूरल और अर्बन कंबाइंड होता है। देखते हैं, जो इंडस्ट्रियल वर्कर होते हैं इनके लिए तो जो लेबर ब्यूरो, ये जो वर्कर्स हैं जो भी अलग अलग, इनके लिए लेबर ब्यूरो, अब बेचारा लेबर ही है, वर्कर्स हैं तो लेबर ब्यूरो ही करेगा ना जारी। और जो कंबाइंड है वो एनएसओ है, ठीक है। जीडीपी डिफलेटर मिनिस्ट्री एमओएसपीआई होता है, ये हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और यही डेटा स्टार्ट जीडीपी भी यही पब्लिश करते हैं। जीडीपी जो डिफलेटर है क्या, जो रियल जीडीपी है अपॉन नॉमिनल जीडीपी है, रियल जीडीपी हमेशा बेस में रहेगा, इनटू 100 करोगे तो आपको कुछ परसेंटेज निकल के आएगा, तो ये महंगाई से एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं। बेस ईयर हमारे पास है 2011 और 12। इसके अलावा कुछ हमने हेडलाइन और कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, हेडलाइन आप बताओ, समाचार, अभी हेडलाइन सुनते हैं, मुख्य मुख्य समाचार, मतलब मुख्य मुख्य समाचार नहीं होते, जो कहते हैं ना कि पेज हेडलाइंस, हेडलाइंस में जो ऊपर ऊपर की चीज है जिसमें सब कुछ, फिर आते हैं आपके कोर यानी कि मुख्य। तो हेडलाइन में क्या होता है कि हम सब कुछ को इंक्लूड कर लेते हैं। अब सब कुछ का मतलब क्या, हम इसमें फूड और फ्यूल को इंक्लूड कर लेते हैं। लेकिन इन दोनों की प्राइसेस कैसी रहती है, बहुत फ्लक्चुएटिंग होती है ना स्टूडेंट, तो हम कोर में इन दोनों को इंक्लूड नहीं करते हैं। इंपॉर्टेंस जरा देखते हैं, सीधी सी बात है। तो जो हेडलाइन इन्फॉर्मेशन होता है वो छिछली होता है, वोलाटाइल होता है, तो इसको शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट होता है इन्फ्लेशन के ऊपर, इसको मेजर करते हैं, इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट अपनी स्ट्रेटजी हम बना सकते हैं इसको लेकर। उसी तरीके से इसको लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसको शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी के लिए इस्तेमाल करते हैं, इस तरीके से। इसमें गलत था थोड़ा। इसके अलावा हेडलाइन इन्फॉर्मेशन, कोर इन्फॉर्मेशन हमने देख लिया। अब हेडलाइन इन्फ्लेशन कौन जारी करता है, ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स। अब ये याद रखो, कोई लेबर है, कोई लेबर है, वो अपने हेड पे कुछ लेके चल जा रहा है, तो क्या हेड पे लेबर, तो लेबर हेडलाइन इन्फ्लेशन, ऐसे याद रख सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई हैं। नाउ हम आगे डिस्कस करेंगे हमारा बैंकिंग सिस्टम के बारे में। ओके, थैंक यू।